हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज फिर से मैं आपको कराने जा रहा हूं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको जो 10 यानी क्वेश्चनों की मैंने सीरीज चला रखी है, आपको हर एक वीडियो को वॉच करना है। मैं आज से इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमारे जो 12 जुलाई से एयरफोर्स के एग्जाम होने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि दोस्तों हमारे जो एयरफोर्स के एग्जाम होते हैं उसके अंदर बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, और जब अपन एग्जाम दे रहे होते हैं तो मुझे लगता है इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। अपन यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन क्वेश्चनों को करके के आते हैं और अपन वहाँ पर कह भी देते हैं कि मेरा सिलेक्शन श्योर है। लेकिन जैसे ही अपन क्वेश्चन को मिलाने लगते हैं तो मैं क्या लगता है कि यार मैंने इतना आसान क्वेश्चन गलत दिया। दोस्तों मेरे साथ बहुत हुआ है, तो आप एक गलती ना करें। तो मैं क्या करा रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ईजी ही क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को वॉच करना है, जिससे कि यानी कि आपके 300 से 400 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं, जिससे कि आपका जो एग्जाम हो उसके अंदर क्वेश्चन रॉन्ग होने की बिल्कुल भी संभावना न हो। तो शुरुआत करते हैं हमारा इस वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बताना कि किसी पदार्थ के घनत्व में वृद्धि करने पर यंग मापांक का मान होगा। आपको क्या बताना कि हमारा कोई पदार्थ है, उसकी डेंसिटी को यदि अपन बढ़ा देते हैं तो आपको बताना है कि इसका जो यंग मॉडुलस होता है, जो यंग मापांक होता है, वो किस प्रकार से चेंज होगा। दैन दोस्तों यदि अपन इसकी डेंसिटी बता देंगे यानी कि यह पदार्थ हमारा कठोर हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कठोर पदार्थ होता है उसकी आकृति में चेंज करने के लिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होती है। एंड दोस्तों इस पदार्थ के लिए प्रतिबल का मान हमारा बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा यंग मॉडुलस होता है, यानी कि जो एक्स का मान है, जो वाई से अपन इसको दर्शाते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रतिबल अपॉन में विकृति होता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि प्रतिबल का मान ही हमारा बढ़ जाएगा यदि डेंसिटी को बढ़ाने पर, तो इसका जो यंग मॉडुलस का मान है ये भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसी के अंदर यानी कंफ्यूजन रहते हैं, बढ़ेगा या कम होगा। तो मैं आपको इनके पीछे का जो रीजन बताता हूँ दोस्तों, इनका जो कंसेप्ट बताता हूँ उसको भी आपको यानी ध्यान में रखना है। उसके यानी कि बाद आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, यदि एक प्रकाशीय फाइबर के करोड़ एवं अधिपटन के अपूर्णांक म्यू1 एवं म्यू2 हो तो प्रकाश हास की कम किया जा सकता है, किस प्रकार से। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक प्रकाशीय फाइबर है, उसका करोड़ का अपूर्णांक आपको म्यू1 दिया हुआ है, और जो अधिपटन है उसका अपूर्णांक आपको क्या दिया हुआ, म्यू2। तो आपको बताना है कि इसका जो अपूर्णांक है वो किस प्रकार से रखें कि इसके अंदर से जो हमारा प्रकाश गुजरता है उसके अंदर हास हमारा बिल्कुल कम हो यानी न्यूनतम हो। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो हमारा प्रकाशीय फाइबर होती है वह क्या यानी टोटल रिफ्लेक्शन होता है, यानी जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके प्रिंसिपल पर आधारित होती है। और हम सभी जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा कब होता है, जब पदार्थ हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, जितना अधिक यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा उतना ही यानी प्रकाश में जो हमारा हास होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए दोस्तों हमारा जो करोड़ वाला जो हमारा अपूर्णांक हो इसको अधिक करना होगा, और जो हमारा अधिपटन का जो अपूर्णांक है इसको कम रखना होगा, जिससे कि यानी कि ये सघन माध्यम हो सके, ये विरल माध्यम हो सके, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। तो इसका मतलब करोड़ का अधिक करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो म्यू1 का मान है वो हमारा म्यू2 से अधिक होना चाहिए। यानी करोड़ का जो अपूर्णांक है वो अधिपटन से अधिक होगा तभी हमारा होगा। तो यानी म्यू1 का मान किससे अधिक होगा, म्यू2 से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि यदि एक उष्मागतिक निकाय में कार्यकारी पदार्थ एक गैस है तो इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा निम्न रूप में होगी। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारा कोई यानी कि जो उष्मागतिकी है उसके अंदर जो कार्यकारी पदार्थ है जिस पर यानी परीक्षण किया जा रहा है वो एक आइडल गैस है, आदर्श गैस है। तो आपको क्या बताना है कि इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, वो किस रूप में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, या इन दोनों के रूप में होती है, या इनमें से किसी के भी रूप में नहीं होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना, हम सभी ने पढ़ा कि आइडल गैस किसे कहते हैं, आदर्श किसे कहते हैं। तो आदर्श गैस दोस्तों वह गैस होती हैं जिसके अणुओं के मध्य का जो अंतराणिक बल होता है यानी इंटरमोलिकुलर बल होता है वो हमारा नगण्य हो, शून्य हो, वही हमारी गैस कौन सी होती है, आदर्श गैस कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अंतराणु के बल का मान शून्य है, तो याद रखना इन अणुओं के मध्य कोई भी हमारी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो आदर्श गैस होती हैं उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में नहीं होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा अणुओं की केवल गतिज ऊर्जा के रूप में ही हमारी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह होती है। यानी इसका जो
अंतराणिक बल होता है अणुओं के मध्य का वह हमारा वह शून्य होता है, इसके कारण यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चनों को यानी गलत कर देते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को यानी कि अच्छी तरह से रिवाइज करना है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या होता है ना कि द्विआधारीय तारों का अध्ययन किस में सहायक होता है। दोस्तों हमारे जो बाइनरी स्टार्स होते हैं उसकी जो स्टडी होती है वो आपको बताने की किस में मोस्ट हेल्पफुली होती है। तो आपको याद रखना कि जो हमारे द्विआधारी तारों का जो अध्ययन होता है वो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है उसको वेरीफाई करने में यानी बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। यानी कि इसको जो हमारा सत्यापन करते हैं उसके अंदर द्विआधारी जो स्टार्स का जो अध्ययन है वो हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो कि एक स्कूटर है वो 100 मीटर त्रिज्या का एक वर्तीय पथ पर वो है, उस पर 10 मीटर प्रति सेकंड की जानी स्पीड से यानी वर्तीय गति कर रही है। तो इसका जो कोणीय चाल है एंगुलर वेलोसिटी आपको बतानी है कितनी होती है। तो हाँ यानी हम सभी जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो V/R होता है। तो V का मान आपको कितना दे दिया है 10 और हमारा R का मान इसके रेडियस कितनी दे दी 100 मीटर दी हुई है, तो इसको 100 ही रखेंगे। तो इस प्रकार से इसको यदि अपन हल करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होता है 0.1। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी ओमेगा का मान 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो जाएगा 0.1। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बताना है कि यदि ये हमारे तीन बल है 50 न्यूटन का, 30 न्यूटन का एवं 15 न्यूटन का, एक वस्तु पर कार्य करते हैं तो वस्तु होगी विराम अवस्था में एक समान वेग से या साम्य अवस्था में या किसी त्वरण से गतिमान। यानी तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या बताया गया है कि एक वस्तु है इस पर यानी तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। एक तुम्हारा 50 न्यूटन का है और 30 न्यूटन का है और तीसरा हमारा क्या है 15 न्यूटन का। तो दोस्तों हमें यानी पहले तो आपको ये रखना यानी याद करना होगा कि कभी इसका जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो शून्य हो सकता है इन तीनों का। दोस्तों इसका कभी भी यानी तीनों का जो हमारा यानी कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका जो परिणामी बल होगा शून्य कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का जो हमारा मैक्सिमम यानी कि जो परिणामी बल होगा केवल इन दोनों का वो हमारा 45 होगा। यानी इन दोनों का योग कितना होता है 45 है। अब दोस्तों ये तीसरा बल है यदि इसके विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, इसके मैग्नीट्यूड के यानी विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है तो भी इस पर 5 न्यूटन का जो बल हमारा शेष रह जाता है। यानी 50 में से 45 से घट जाएगा फिर भी हमारा 5 बचेगा। यानी इतना तो दोस्तों हमारा जो कम से कम बल है वो इस पर हमेशा कार्य करेगा। तो इस पर यानी जो टोटल यानी फोर्स है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। यदि इस पर यानी फोर्स कार्य करा तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर हमेशा एक्सीलरेशन रहेगा यानी किसी ना किसी त्वरण से गतिमान रहेगी। दोस्तों वस्तु विराम अवस्था में कब होती है, जब इस पर जो लगने वाला बल का मान हमारा शून्य होता है। एक समान वेग से कब गति करती है, तब यानी कि कोई वस्तु यानी गति कर रही है और इस पर लगने वाला बल शून्य हो तो वह उसी वेलोसिटी से गति करेगी। साम्य अवस्था में जब भी रहती है जब इस पर लगने वाला बल शून्य हो। लेकिन यहाँ पर इसका यानी तीन बल इस प्रकार से दिए हुए हैं कि इसका जो हमारा रिजल्टेंट है परिणामी है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यह है कि किसी ना किसी त्वरण से हमेशा गतिमान रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा सेवंथ क्वेश्चन में क्या आता है ना कि अग्नि से एक निश्चित दूरी तक ऊर्ध्वाधर तल में अधिक गर्मी होती है जबकि क्षैतिज तल में उसी दूरी पर यानी कम दूरी होती यानी कम गर्मी होती है, इसका कारण है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारी यानी अग्नि हो रही है तो यानी कि यहाँ पर अग्नि लग रही है तो इससे यानी दोस्तों यानी कुछ यानी दूरी है वहाँ पर अग्नि ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ही दूरी पर दोस्तों यानी क्षैतिज डायरेक्शन में अपन देखते हैं तो यहाँ पर हमारी गर्मी कम होती है। तो इसका रीज़न आपको बताना है क्या होती है कि ऊष्मा का जो चालन होता है दोस्तों वह ऊपर की ओर ही होता है, या फिर ऊष्मा का विकिरण ऊपर की ओर होता है, या फिर संवहन द्वारा ऊष्मा ऊपर की ओर अधिक होती है, या चालन एवं संवहन विकिरण सभी यानी मिलाकर ऊष्मा को ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारे जो ऊष्मा संचरण की संवहन विधि है उसी के कारण ऐसा होता है। संवहन विधि के अंदर अपन क्या देखते हैं कि दोस्तों हमारा जैसे ही अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोस्तों नीचे वाली सतह हमारी सबसे पहले ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन जैसे ही ये सतह हमारी गर्म हो जाती है दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसका घनत्व कम होने के कारण दोस्तों ग्रेविटी के कारण ये तुम्हारा ऊपर चला जाता है और ये वाला जो भाग वो हमारा नीचे आ जाता है। यानी ऊपर वाला भाग हमारा यानी अधिक गर्म हो जाता है और नीचे वाला ठंडा रहता है। दोस्तों इस प्रकार से यानी संवहन विधि के कारण क्या होता है कि हमारा जो ऊपर यानी कि जो ऊष्मा का संचरण होता है वो अधिक होता है और क्षैतिज दिशा में इसका जो ऊष्मा होती है वो हमारी कम होती है। तो इसके कारण दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी संवहन द्वारा जो ऊष्मा होती है वो ऊपर की ओर अधिक होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब बाकी के दोस्तों इसके अंदर जो यानी एक तो चालन दिया हुआ है, तो चालन के अंदर दोस्तों याद रखना कभी भी यानी ऊपर के यानी कि और हाइट का यानी कभी फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हमारा कोई तार इस प्रकार से है या कोई तार इस प्रकार से है, इसको यदि यहाँ से गर्म किया जाएगा तो यहाँ पर भी यानी हमारी उतनी ही एनर्जी यानी कि ऊष्मा पहुँचेगी, यहाँ पर भी उतनी एनर्जी पहुँचेगी, चाहे इसको इस प्रकार से रखा जाए या इस प्रकार से। तो याद रखना जो हमारी ऊँचाई का फ़र्क पड़ता है वो हमारा केवल संवहन में पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पदार्थ के जो अणु होते हैं उनका ग्रेविटी के कारण स्थानांतरण होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 8वां क्वेश्चन, इसमें क्या होता है ना कि है कि कुलीज नलिका से प्राप्त अक्स किरणों की कठोरता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। दोस्तों हमारी जो कुलीज नली होती है उसके अंदर जो अक्स किरणें प्राप्त होती हैं उसकी कठोरता बतानी है, यानी कौन सी अक्स किरण हमारी कठोर है, कौन सी हमारी यानी मृदुल है या कम कठोर है, उसके लिए आपको बताने की यानी किसका यानी ज्ञात की जाती है। तंतु में बहने वाली धारा या नलिका का वायुदाब या लक्ष्य की प्रकृति या कैथोड एवं लक्ष्य के बीच का विभवांतर। दोस्तों याद रखना जितनी हमारी अक्स किरणें हैं वो कठोर होगी, जितनी अधिक कठोर होगी उसके अंदर उतनी ही अधिक एनर्जी होती है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जितने जिसके यानी कि यदि हमारा कैथोड एवं एनोड के अंदर का जो विभवांतर है जितना अधिक होगा उसके अंदर उतनी ही अधिक एनर्जी होती है। तो इस प्रकार से यदि अक्स किरणों की कठोरता हमें ज्ञात करनी है तो हमें इसकी एनर्जी ज्ञात करनी होगी, और एनर्जी ज्ञात करने के लिए जो एनोड एवं कैथोड है उसके बीच का विभवांतर हमें ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार से अक्स किरणों की जो कठोरता है वो कैथोड एवं जो हमारा लक्ष्य है उसके बीच का जो विभवांतर है अग्नि से एक निश्चित दूरी तक ऊर्ध्वाधर तल में अधिक गर्मी होती है, जबकि क्षैतिज तल में उसी दूरी पर कम गर्मी होती है। इसका कारण है दोस्तों आपको क्या बताना कि यदि यहाँ पर गर्मी यानी कि उष्मा यानी कि अग्नि जलाई जाती है तो इससे यानी कुछ दूरी पर दोस्तों हमारी जो उष्मा होती है और उतनी ही दूरी पर क्षैतिज यानी डायरेक्शन में जो उष्मा होती है वो यहाँ पर उष्मा हमारी अधिक होती है और क्षैतिज तल में उष्मा हमारी कम होती है, यानी वहाँ पर कम गर्मी होती है। तो इसका रीज़न आपको बताना है क्या होता है। पहले में क्या दिया हो कि उष्मा का जो चालन होता है वो ऊपर की ओर होता है, या उष्मा विकिरण ऊपर की ओर होती है, या जो संवहन द्वारा जो ऊष्मा होती है वो अधिक ऊष्मा ऊपर ले जाती है, या चालन संवहन एवं विकिरण सभी यानी तीनों मिलकर ऊष्मा को ऊपर ले जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना हमारी जो चालन विधि है एवं जो विकिरण विधि होती है दोस्तों इस पर हाइट का यानी कि ऊपर नीचे का बिल्कुल ही प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि हमारा कोई तार है यदि इस वाले भाग को अपन गर्म करेंगे तो इस वाले भाग पर उतनी ही हीट हमेशा यानी समान पहुंचेगी, चाहे तार को इस प्रकार से किया जाए या चाहे इस प्रकार से रखा जाए या इस प्रकार से। तो इसके कारण दोस्तों ऊंचाई पर चालन द्वारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, विकिरण द्वारा भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो सभी डायरेक्शन में समान होती है। लेकिन दोस्तों संवहन विधि में क्या होता है कि संवहन विधि अपन जानते हैं दोस्तों हमारा जो पदार्थ होता है इसका स्थानांतरण होता है। यानी यदि हमारा इसको यदि अपन गर्म करते हैं तो सबसे पहले नीचे वाला पदार्थ गर्म होगा, जैसे ये पदार्थ हमारा गर्म हो जाता है इसका जो हमारा घनत्व है वो हमारा कम हो जाएगा, और घनत्व कम होने के कारण ये हमारा ऊपर चला जाता है, और जिस ऊपर वाले पदार्थ का घनत्व अधिक होता है तो ये हमारा नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से ज़्यादा हीट होती है हमारे ऊपर पहुँच जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा यही होगा कि संवहन द्वारा जो ऊष्मा होती है वो ऊपर की ओर अधिक ऊष्मा ले जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कुलीज नलिका से प्राप्त अक्स किरणों की कठोरता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो कुलीज नली के अंदर जो अक्स किरणें प्राप्त होती हैं उसकी जो कठोरता होती है वो आपको बताने की इनमें से किसके द्वारा यानी ज्ञात की जाती है। तो आपको याद रखना दोस्तों हमारी जितनी अधिक अक्स किरणें जो यानी जो जितनी अधिक कठोर होती है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों हमारे जो अक्स किरणों की जो एनर्जी है वो हमारा जो कैथोड होता है और जो लक्ष्य होता है इसके बीच का जो विभवांतर है उसके द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी इसके अंदर जितना अधिक विभवांतर होगा उसके ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन अक्स किरणों की कठोरता को ज्ञात करने के लिए जो हमारा कैथोड एवं लक्ष्य का जो बीच का विभवांतर है उसको ज्ञात करते हैं। जैसे ही इसका यानी कि लक्ष्य का जो विभवांतर अपन ज्ञात कर लेंगे तो इसकी एनर्जी ज्ञात कर लेते हैं, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वह हमारी जो अक्स किरणें होती हैं वो इतनी ही कठोर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है ना कि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए निवेशी एवं निर्गत सिग्नल के बीच का कालांतर होता है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ है उसके लिए निवेशी एवं ट्रांजिस्टर सिग्नल का बीच का कालांतर आपको बताना कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर होता है उसके बीच का जो कालांतर होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, यानी पाई का होता है। यानी हमारा जो इस प्रकार से यदि हमारा कोई ट्रांजिस्टर है उसके अंदर जो निर्गत यानी हमारी तरंग है वो यदि इस प्रकार से होती है तो यानी तो दोस्तों यहाँ पर हमारी निकलने वाली जो यानी कि हमारी जो तरंग होगी वो इस प्रकार से होगी, यानी कि इस प्रकार से इसकी जो कला में अंतर आ जाता है वो हमारा पाई का आ जाता है, 180 का आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला।
अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में बताना कि विवर्तन की शर्त होती है। दोस्तों हमारा क्या होता है, विवर्तन क्या होता है कि जब हमारा न्यूक्लियर यानी कि जो पदार्थ है यानी से कोई प्रकाश टकराता है, तो ये प्रकाश क्या होता है कि इसका जो छाया वाला भाग होता है उसके अंदर मुड़ जाता है। इसी को ही अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसके लिए बताना कि विवर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आवश्यक शर्त क्या है कि दोस्तों हमारा जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है लैम्ब्डा, एवं जो द्वारक होता है या अवरोधक होता है, इसका जो आयाम होता है ए, ये दोनों यानी लगभग बराबर होने चाहिए। तो तभी दोस्तों हमारा विवर्तन यानी संभव हो पाता है। यदि इसका यानी जो हमारा इसके अंदर दोस्तों हमारा आयाम एवं तरंग दैर्ध्य में अधिक परिवर्तन होता है यानी अधिक अंतर होता है, तो उस कारण में हमारा क्या होता है कि जगह हमारा विवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ए का मान और लेमडा का मान लगभग बराबर होना चाहिए, यानी इसका जो अनुपात है वो 1 होना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आज के 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही यानी इंपॉर्टेंट यानी और ट्रेंड क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सीखो। जय हिंद, जय भारत।